नमस्कार। आज जो सलीम जावेद के जोड़ीदार में जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनेक आरोप लगाए, तो मैं हर आरोप का जवाब देने के लिए आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। और मुझे लगता है 60 मिनट के अंदर उनके जितने फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स स्टोरीज जो एक 5 महीने से मियाँ नवाब ने जो चालू की थी महाराष्ट्र की राजनीति में, और जिसको जावेद साहब, राउत साहब आगे लेके जा रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए आपके बीच में हूँ। बड़े बड़े नेताओं की बात करते हैं राउत साहब, मोदी जी से चालू होते हैं, फडणवीस साहब की बात करते हैं। पिछले 5 महीने से पूरी महाराष्ट्र की सरकार, शासन प्रशासन मेरे जैसे 37 साल के लड़के से लड़के जीत नहीं पा रही। सुबह सुबह 9 बजे झूठे एलिगेशन करना, पुलिस का दबाव बनाना, ट्विटर और अनेक माध्यम से मुझे धमकी देना। लेकिन आपने देखा जिस हिसाब से नवाब को भी मुंह की खानी पड़ी और न्यायालय में 2 बार उनको जाकर बेल लेनी पड़ी। ये झूठे फॉल्स स्टोरीज जब ये खुद फंसते हैं तो पूरा अपना तामझाम, मनी पावर, मैन पावर, मिनिस्ट्री पावर लगाकर कैसे एक झूठे स्टोरी लेके बाजार में आते हैं और एक नया फॉल्स एलिगेशन लोगों पे भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं पर लगाने का, लोगों को गुमराह करने का, पूरे देश को गुमराह करने का, ये एक इन्होंने मोटोस ऑफ ऑपरेंडी बना लिया है। राउत साहब ने शुरुआत की कि मोहित कंबोज नाम का कोई लड़का है जिसे वो जानते नहीं, तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। मैं आपको ये 4 सितंबर 2017 यही मेरा निवास है जहां पे राउत साहब आए थे। और पिछले 6-7 वर्षों से मेरे पिक्चर से, तो मैंने हड़बड़ी में एक पिक्चर निकाली 15 मिनट में। हर साल संजय राउत मेरे घर पे गणपति पे आते हैं, और आते ही नहीं, मुझे ये बोलते हुए शायद मेरी डिग्निटी से नीचे होगा, जीवन में अनेक बार उनको जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस पड़े तो उन्होंने मुझसे मदद भी मांगी और मैंने एक दोस्ती यारी में उनकी मदद भी की। तो जानते नहीं का जो उन्होंने बात किया, तो मुझे लगता है इनकी मेमोरी लॉस हो चुका है, कहीं गजनी के किरदार से ये अपने आप को मेल खा रहे हो, ये भूलने की इनको बीमारी पड़ गई है। दूसरा, राउत साहब ने बोला कि देवेंद्र फडणवीस जी का ब्लू व्हाइट बॉय, तो मुझे बोलने में इस बात में बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं है। मुझे लगता है बहुत गर्व की बात है कि राउत साहब ने मुझे आज फडणवीस साहब जैसे बड़े आदमी का, अगर एक तिनका बॉय, छोटा सा अगर मैं बॉय भी बन पाऊं, क्या प्यून भी बन जाऊं, तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। लेकिन मेरा प्रश्न राउत साहब से है, आप ये बताइए कि आप उद्धव ठाकरे जी के ब्लू व्हाइट बॉय है कि शरद पवार जी के ब्लू व्हाइट बॉय है? हमारी लॉयल्टी तो है एक आदमी के साथ, अपने दल के साथ। आपकी लॉयल्टी किसके साथ है? आप ऐसे तो नहीं है ना, आप घर के हैं ना घाट के हैं, तो ना आप किधर के बचे। इसके लिए आप आज अपना जो आपने शक्ति प्रदर्शन किया, तो आपने बताने की कोशिश की कि आपके साथ कुछ लोग हैं, लेकिन वो लोग भी जो थे वो अभी कोई सत्ताधारी में बैठे हुए लोग नहीं थे जो आपके साथ बैठे थे। जो पावरफुल लोग थे उन्होंने आपको ना आपकी बातों का समर्थन किया, और आपने जब अपने आप को फंसता हुआ देखा और आपका जो भ्रष्टाचार, आपने जो कबूला प्रवीण राउत के साथ आपके संबंध हैं वो जो उजागर हुए, तो ये एक फॉल्स नैरेटिव और फॉल्स स्टोरी लेके पूरे महाराष्ट्र का आपने शक्ति प्रदर्शन दिखाया। मुझे लगता है ये आपका फ्लॉप शो, और ये ऐसा फ्लॉप शो है कि इसमें जो शुरुआत आपने बोली थी कि पसीने आ जाएंगे विपक्ष के, जब कुर्सी से उठे तो पसीने पसीने तो आपके हो चुके थे। वहां पर आपने आरोप लगाए। पहला आरोप, गुरु आशीष। तो मैं राउत साहब को बोलना चाहूंगा कि शासन आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, आप जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो अभ्यास करने की बहुत जरूरत है आपको। आपने बोला कि गुरु आशीष से, राकेश वधावन से 12,000 करोड़ की वैल्यू की लैंड, जो 1,65,000 स्क्वायर फीट है, मतलब 10 लाख रुपया स्क्वायर फीट के भाव से जो लैंड होनी चाहिए वो मैंने 100 करोड़ में ली। राउत साहब, 1.5 लाख स्क्वायर फीट की लैंड 12,000 करोड़ रुपए की, मतलब 10 लाख रुपए से अधिक के स्क्वायर फीट की लैंड मुंबई में, क्या पूरे विश्व में किधर है क्या? अरे भाई, आप भी मियां नवाब की तरह हर्बल टबैको या वनस्पति, बारामती का वनस्पति खा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चालू हो गए क्या? क्या बोल रहे हो आप क्या बताना चाह रहे हो? 10 लाख रुपए स्क्वायर फीट की लैंड होती है क्या किधर पूरे विश्व में?
ये पहला मेरा क्वेश्चन है राउत साहब से। दूसरा, मेरी कंपनी ने 2010 में गुरु आशीष जिसने माड़ा का स्कैम किया, उससे मेरी कंपनी ने 2010 में लैंड खरीदी। मैंने उसको पैसे दिए, जो मेरे पैसे पूरे डूब गए। और ये एफआईआर की कॉपी है जो राकेश दीवान के ऊपर माड़ा के साथ ये पूरे जो सरकार उस समय कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, उन्होंने माड़ा में जो पतरा वाला चाल का फ्रॉड किया था, जिस समय उस समय के मुख्यमंत्री जी माड़ा के वीपी ने पूरी पावर्स का उल्लंघन करते हुए राकेश वधावन, सनी वधावन, एचडीएल के प्रमोटर जो गुरु आशीष कंपनी के नाम से, उनको फॉल्स जगह दी रीडेवलपमेंट करने के लिए, और वहां पर आज तक भी रीडेवलपमेंट नहीं हुआ। मेरे जैसे 9 डेवलपर ने वहां पे गुरु आशीष से एफएसआई खरीदी, किसी को एफएसआई जनरेट नहीं हुई, एफएसआई नहीं मिली। नहीं मिलने के बाद 2015 में गुरु आशीष के ऊपर देवेंद्र फडणवीस जी ने एफआईआर की, उसके कंप्लेनर हम लोग हैं। जिसके ऊपर प्रवीण राउत का जो स्कैम था, जो प्रवीण राउत ने संजय राउत की मदद लेके पतरा वाला चाल का स्कैम किया, 2007-2008 में गुरु आशीष के साथ मिला, हम सबको इसके अंदर फंसाया गया। ये एफआईआर करने वाला कंप्लेनर कोई और नहीं, मैं खुद हूं। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? आपके पास ईओडब्ल्यू है, आपके पास ईओडब्ल्यू की कंप्लेंट निकालिए, उस कंप्लेंट में कंप्लेनर कौन है, उसके अंदर स्टेटमेंट किसके हैं? तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैंने स्कैम मेरे साथ ही किया? अरे भाई, मैं भुक्तभोगी आदमी हूं, मेरे पैसे डूब गए उसके अंदर, मैंने पैसे की रिकवरी के अंदर एफआईआर मैंने की है। तो आपको जब विषय की माहिती नहीं है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे झूठे आरोप लगाना, ये आप बंद कीजिए। दूसरा विषय, उन्होंने मेरे अनेक कंपनियों के नाम गिनाए और उन्होंने बोला इसमें पैसे कहां से आते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपको पूरा खुला आह्वान देता हूं, जो जांच करानी है आप जांच करा लीजिए, मैं आपके हर जांच का जवाब दूंगा। ये रहा संजय राउत जी ने जो मुझ पे एलिगेशन लगाए, उसका जवाब। अब मेरा संजय राउत जी से प्रश्न रहेगा कि राउत साहब, प्रवीण राउत, आप जो फाइलें बता रहे थे सबकी, डीडीपीएल ग्लोबल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, डीडीपीएल ग्लोबल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नायगांव वसई विरार में प्रवीण राउत के फ्रंटमैन ने मैन पावर, मसल पावर और संजय राउत पावर का दुरुपयोग करते हुए एक आदमी के झूठी पावर अटॉर्नी बनाकर 175 एकड़ लैंड बॉम्बे के सुप्रसिद्ध बिल्डर को बेच दी। एंटी करप्शन में जब उसकी कंप्लेंट हुई तो आज तक उसमें कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई। ये पूरी जानकारी मैं खुद अब ईओडब्ल्यू में दूंगा और मैं देखता हूं कि ईओडब्ल्यू इसमें एफआईआर दर्ज करती है कि नहीं करती है। और जब इसकी मीटिंग हुई तो वो मीटिंग में सेटलमेंट में प्रवीण राउत के साथ संजय राउत खुद उपलब्ध थे और धमका रहे थे। ये पूरी लैंड का पार्सल 5000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 1500 करोड़ में लैंड बेची गई। कितने में? 1500 करोड़ रुपए में, और जिसमें प्रवीण राउत को 750 करोड़ रुपए आए। संजय राउत को उसमें कितना कट मिला? संजय राउत ने जो अपना मैन पावर, मसल पावर यूज किया, उसको कितना कट मिला? ये मेरा प्रश्न संजय राउत जी से है। दूसरा सवाल मेरा, मैं पूछना चाहूंगा, संजय राउत जी की मेमोरी बहुत तेज है, वो भूलते नहीं है। राउत साहब, आपका और ग्रैंड हयात होटल का क्या संबंध है? राजकुमार गुप्ता, राज बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, डीआरआई का ये केस नंबर है। ये डीआरआई का राजकुमार गुप्ता, वंदना गुप्ता, 2 लोगों का ये डीआरआई की एफआईआर है।
जिनके ऊपर देश के सबसे बड़े स्मगलिंग रैकेट चलाने का आरोप है, संजय राउत का इनके साथ क्या संबंध है? स्मगलर के साथ, जिनका डीआरआई के स्मगलर लोगों के साथ संजय राउत का क्या संबंध है? इनकी दलाली करने में, इनसे कितने पैसे वसूली करने में, इन्होंने ये जो मियाँ बीबी बंटी और बबली हैं गलत तरीके से मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इसमें संजय राउत का कितना कट है? ये एफआईआर की कॉपी है जो हो नहीं रही थी, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर से राजकुमार गुप्ता, वंदना गुप्ता में हुई। इसमें जो पैसे के लेन देन हुए, संजय राउत ने इसमें कैश में 3 करोड़ रुपए में कितने रुपए लिए? मेरा सवाल संजय राउत से ये है, आप अपने देश के गोल्ड स्मगलर जो 2016, 17, 18 में डीआरआई में अरेस्ट थे, उनके साथ आपके क्या संबंध है, ये आप दुनिया को बताइए। दूसरा, मेरी कंपनी ने 2010 में गुरु आशीष, जिसने माड़ा का स्कैम किया, उससे मेरी कंपनी ने 2010 में लैंड खरीदी। मैंने उसको पैसे दिए, जो मेरे पैसे पूरे डूब गए। और ये एफआईआर की कॉपी है जो राकेश दीवान के ऊपर माड़ा के साथ ये पूरे जो सरकार, उस समय कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, उन्होंने माड़ा में जो पतरावाला चाल का फ्रॉड किया था, जिस समय उस समय के मुख्यमंत्री जी, माड़ा के वीपी ने पूरी पावर्स का उल्लंघन करते हुए राकेश वधावन, सनी वधावन, एचडीएल के प्रमोटर जो गुरु आशीष कंपनी के नाम से, उनको फॉल्स जगह दी रीडेवलपमेंट करने के लिए, और वहां पर आज तक भी रीडेवलपमेंट नहीं हुआ। मेरे जैसे 9 डेवलपर ने वहां पे गुरु आशीष से एफएसआई खरीदी, किसी को एफएसआई जनरेट नहीं हुई, एफएसआई नहीं मिली। नहीं मिलने के बाद 2015 में गुरु आशीष के ऊपर देवेंद्र फडणवीस जी ने एफआईआर की, उसके कंप्लेनर हम लोग हैं। जिसके ऊपर प्रवीण राउत का जो स्कैम था, जो प्रवीण राउत ने संजय राउत की मदद लेके पतरावाला चाल का स्कैम किया, 2007-2008 में गुरु आशीष के साथ मिला, हम सबको इसके अंदर फंसाया गया। ये एफआईआर करने वाला कंप्लेनर कोई और नहीं, मैं खुद हूं। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? आपके पास ईओडब्ल्यू है, आपके पास ईओडब्ल्यू की कंप्लेंट निकालिए, उस कंप्लेंट में कंप्लेनर कौन है, उसके अंदर स्टेटमेंट किसके हैं? तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैंने स्कैम मेरे साथ ही किया? अरे भाई, मैं भुक्तभोगी आदमी हूं, मेरे पैसे डूब गए उसके अंदर, मैंने पैसे की रिकवरी के अंदर एफआईआर मैंने की है। तो आपको जब विषय की माहिती नहीं है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे झूठे आरोप लगाना, ये आप बंद कीजिए। दूसरा विषय, उन्होंने मेरे अनेक कंपनियों के नाम गिनाए और उन्होंने बोला इसमें पैसे कहां से आते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपको पूरा खुला आह्वान देता हूं, जो जांच करानी है आप जांच करा लीजिए, मैं आपके हर जांच का जवाब दूंगा। ये रहा संजय राउत जी ने जो मुझ पे एलिगेशन लगाए, उसका जवाब। अब मेरा संजय राउत जी से प्रश्न रहेगा कि राउत साहब, प्रवीण राउत, आप जो फाइलें बता रहे थे सबकी, डीडीपीएल ग्लोबल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, डीडीपीएल ग्लोबल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, नायगांव वसई विरार में प्रवीण राउत के फ्रंटमैन ने मैन पावर, मसल पावर और संजय राउत पावर का दुरुपयोग करते हुए एक आदमी के झूठी पावर अटॉर्नी बनाकर 175 एकड़ लैंड बॉम्बे के सुप्रसिद्ध बिल्डर को बेच दी। एंटी करप्शन में जब उसकी कंप्लेंट हुई तो आज तक उसमें कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई। ये पूरी जानकारी मैं खुद अब ईओडब्ल्यू में दूंगा और मैं देखता हूं कि ईओडब्ल्यू इसमें एफआईआर दर्ज करती है कि नहीं करती है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सबके मन में एक प्रश्न था, जिस हिसाब से दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील या हसीना पारकर में आज जो पैसे की, उनके एंटी टेररिस्ट में जो पैसे के इस्तेमाल हुए देश की गतिविधियों में,
जो ड्रग पेडलर, ड्रग माफियाओं में वो पैसे लगे, आज मुंबई में इतनी बड़ी अगर सेंट्रल एजेंसी ने जांच की है, रेड की है, इसके रिश्ते किनके साथ हैं, इन पे आप चुप क्यों बैठ गए? क्या एज अ मुंबईकर आपका ये एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस प्रश्न के ऊपर आपके पास उत्तर नहीं है कि ये आपकी जुगलबंदी जोड़ी कौन है जो मुंबई में 1993 टेररिस्ट प्लांटेशन, टेररिस्ट ब्लास्ट के साथ जिनके कनेक्शन है, उसके साथ आपके कनेक्शन क्या है राउत साहब? इसमें आप खुलासा कब करेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि जितने बेसलेस एलिगेशन संजय राउत ने ये 4 बजे का हवा बना के जो आज प्रेस मीडिया का उन्होंने पूरे देश के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर खुलासा करूंगा, झूठे, बेसलेस, बिना तथ्यों के आधार के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनका चेहरा आज नवाब मलिक की तरह एक्सपोज हो चुका है। सरकार गिराने की जो झूठी फिलॉसफी लेके आते हैं, कोविड सेंटर का स्कैम, 100 करोड़ रुपए का स्कैम संजय राउत के क्या रिश्ते पाटकर के साथ हैं, इस पे आप जवाब कब देंगे? पूना में पाटकर को ब्लैकलिस्ट करने के बाद मुंबई में टेंडर क्यों दिया गया, इस पे आप जवाब कब देंगे? संजय राउत जी जब अपनी तरह पूरी तरह से घिरते हुए नजर आए तो आज कैसे वो एक सिंपैथाइज, एक झूठे नैरेटिव की जो नैरेटिव लेके आज उतने प्रेस और मीडिया के सामने, लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। मैं आपको लीगल नोटिस भी भेजूंगा, उसी तरह से जिस तरह से नवाब मलिक ने अपने मुंह की खानी पड़ी, आने वाले वक्त में संजय राउत भी मुंह की खाएंगे। और ये सलीम जावेद की जोड़ी महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में एक्सपोज हो चुकी है। आने वाले समय में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एज अ मिनिस्टर आपको देश का संविधान मानना चाहिए और एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि अपना गिरबान बचाने के लिए आप आके सेंट्रल एजेंसीज को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करो। पुलिस का दुरुपयोग आप करते हो, कंगना रनावत का घर तोड़ाने का काम आपने किया, रिपब्लिक में आपने झूठा केस किया, मनसुख हिरेन का मर्डर आपके शासन के अंदर, प्रशासन के अंदर हुआ, मुंबई में टेरर प्लांटेशन आपके शासन प्रशासन के अंदर हुआ, नारायण राणे जी के ऊपर झूठा केस करके एक दिन के उनको अरेस्ट करने का काम आपके शासन प्रशासन में हुआ, नितेश राणे जो मौके पे मौजूद नहीं था उस पर 307 लगाने का काम और अपने ईगो सेटिस्फेक्शन करने का, मशीनरी का दुरुपयोग आपके शासन प्रशासन पे हुआ। उतना ही नहीं, इंक फेंकने के ऊपर, कलेक्टर के ऊपर, रवि राणा आमदार के ऊपर 307 लगाने का काम आपके शासन प्रशासन पे हुआ। भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी, सुनैना होले हो या कोई भी एक थर्ड एक्टिविस्ट समित ठक्कर हो या ऐसे अनेक कितने भी कार्यकर्ता अगर प्रश्न पूछते हैं तो उनको अरेस्ट करना और उनके ऊपर एफआईआर करना और पद का दुरुपयोग, पूरे पुलिस पावर का, मैन पावर का दुरुपयोग करने का काम आपके शासन प्रशासन में हुआ। और आपको ऐसा लगता है कि आप बोलते हो आप झुकोगे नहीं, तो मैं इतना बोल के आपको वाणी को अपनी विराम दूंगा, संजय राउत जी, हम भी झुकेंगे नहीं। आपके न शासन से, न प्रशासन से, न झूठे नैरेटिव से हम झुकने वाले नहीं हैं। ये बात आप मेरी चेतावनी ले लीजिए। और संजय राउत का स्मगलर लोगों के साथ क्या संबंध है ये आप आगे बताइए। ग्रैंड हयात की ऑडियो और पूरी रिकॉर्डिंग और पूरे मोबाइल के प्रूफ मैं आने वाले समय में मीडिया को दूंगा, और क्या बात हुई थी और क्या कितना कट आपको मिला था ये मैं देश के सामने बताऊंगा कि संजय राउत की असलियत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। मैंने प्रश्न के उत्तर दे दिए, सब मैंने बता दिया। मैं कोई प्रश्न के उत्तर सर नहीं दूंगा। मैंने मेरा पूरा व्याख्यान बता दिया। मुझे लगता है मैंने पूरा क्लियर कट सब बताया आपको जो बताना था। कि आपने कहा कि जब भी क्राइसिस में संजय राउत आए तो आपने उसकी मदद करी, तो और वो कह रहे हैं आपको जानते नहीं उस विषय में। मैंने आपको फोटो दिखाई, ये फोटो देखिए, ये मेरे घर की फोटो है 2017 की। मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं 2016 की फोटो भेजता हूँ, 2018 की फोटो भेजता हूँ। जानते नहीं थे तो अनजान आदमी के घर पे आके बैठते हैं आप। मोबाइल रिकॉर्ड भेजता हूँ आपको मैं मेरे। उनसे पूछिए ना, उनको पता है ना। वो अगर झूठ बोलेंगे तो मैं चेक के डिटेल दे दूंगा सब। साहब मैं चेक के डिटेल दे दूंगा ना सब। मैं ना तो नहीं बोला। मैंने आज तक जो बात बोली
चाहे नवाब मलिक में बोली या सरकार में बोली, मैं कभी नवाब मलिक की तरह और संजय राउत की तरह थूक के चाटा नहीं हूं। मैंने जो बात बोली उस बात का उत्तर भी दिया, उसका सबूत भी दिया। झूठे आरोप लगाना मेरे खून के अंदर नहीं है, संजय राउत के खून में होगा। सर, उन्होंने बोला है कि हम फडणवीस को डुबा देंगे। देखिए, ऐसा है, फडणवीस साहब के तो एक बाल के तिनका भी संजय राउत नहीं है। संजय राउत कभी कभी बोलने में अपनी औकात भूल जाते हैं, और आज जो भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे भाषा मीडिया के सामने बोलने में शर्म आती है, लज्जा आती है कि जो उन्होंने शब्द भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या क्या पिंप से लेके हिंदी में जो जो शब्द बोले, क्या ये एक राज्यसभा सदस्य को शोभा देता है? ये राजनीति का स्तर रह गया संजय राउत का। अगर राज्यसभा का मेंबर ये स्तर के ऊपर आ गया है, तुमको खुद को फंसता हुआ देखकर तुम आज ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है, और ना ये शिवसेना का कल्चर है, ना एनसीपी का कल्चर है, ना कांग्रेस का कल्चर है। ये कल्चर नवाब मलिक जैसे गुंडे और संजय राउत जैसे रोड छाप नेता का है। संजय राउत ने खुद को बचाने के लिए शिवसेना इकट्ठी की। देखिए, ऐसा है, खुद को बचाने के लिए आप किसको भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी नहीं कर लो, आप कोई भी पावर दिखाओ, लेकिन जो सबूत है, आप खुद को फंसता हुआ देख के आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो कानून की प्रक्रिया बनी हुई है, जिस संविधान की शपथ लेकर आप सरकार में हो, जिस संविधान की शपथ लेकर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो आपको वही संविधान का, वही कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हुए एजेंसीज को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। और अगर आप गलत नहीं हो तो डरते क्यों? जब आपने कोई गलती नहीं की है, आपको कोई, आपके अंदर कोई आपका भ्रष्टाचार नहीं है, तो डर किस बात का? तो आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? तो किस बात के लिए आप इतना डिप्रेस हो रहे हो? खड़े हो गए, फिर बैठ गए, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। अरे बात करो ना, सामना करो ना, जवाब दो। तुम राजकुमार गुप्ता से क्या संबंध है? डीडीपीएल से क्या संबंध है? प्रवीण राउत तो तुम्हारा तो दोस्त है, उसने 1500 करोड़ की जगह कैसे झूठे पेपर लेके साइन करके दे दी? ऐसे अनेक 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 दस्तावेज। राउत साहब, अभी तो बात निकली है, नवाब की भी निकली थी, दूर तक गई थी, तुम्हारी भी निकली है, बहुत दूर तक जाएगी। ये डराने धमकाने का काम मत करना, हम भी डरने और धमकने वाले आदमी नहीं है। राउत साहब, डरेंगे नहीं तुम्हारी किधर धमकियों से, हर बात का सवाल देंगे, और जेल में डालने का हमको डर मत दिखाना। अभी बोलते हो तो अभी आते हैं, जहां बोलते हो वहां आते हैं, कोई जेल जाने से डरते नहीं तुम्हारे, हम तुम्हारे कोई शासन प्रशासन से डरते नहीं है। जो गलत केस करना है करो, सरकार आज तुम्हारी है, कल हमारी होगी, फिर देखेंगे। मोहित जी, किरीट सोमैया और आप दोनों पर भी उन्होंने निशाना साधा है, और किरीट जी को तो एक तरीके से उन्होंने धमकी दी है कि जहां पर मिलेंगे वहां पर। किरीट जी के लिए जो शब्दों का उपयोग संजय राउत ने किया, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है। किरीट सोमैया जी जैसे वरिष्ठ आदमी के खिलाफ जो भाषा का प्रयोग संजय राउत ने किया, मुझे लगता है ये एक नाली का आदमी ही ये भाषा का प्रयोग कर सकता है। इतने सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो तुमको तुम्हारा आईना दिखा रहे हैं तो तुम उसका स्पष्टीकरण दो ना। अगर उन्होंने प्रश्न पूछा, तुमने भ्रष्टाचार नहीं किया, उत्तर दो। तुम्हारे पास उत्तर नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास गाली है। अगर तुम्हारे पास उत्तर होता, तुम्हारे पास गाली नहीं उत्तर होता। मैंने तुमको उत्तर दिया ना, मैंने गाली तो नहीं दी संजय राउत तुमको। तुमने गुरु आशीष का आरोप लगाया, मैंने तुमको पेपर दिखाए, एफआईआर की कॉपी दिखाई, एग्रीमेंट भी दिखाता हूं, मैंने पैसे दिए। तुमने पीएमसी बैंक का, राकेश दीवान का परमिशन पास करने के लिए पंतनगर हो, भारत नगर हो, दौलत नगर हो, बीकेसी का प्रोजेक्ट हो, झोपड़ के पट्टी के पीछे कितने कितने पैसे लिए, उसका रिकॉर्ड है ना फॉरेंसिक ऑडिट में, सब मिलेगा, सब बाहर आने वाला है। तो तुम्हारी बौखलाहट लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि तुम्हारा भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। तुम अभी लोगों के सामने नंगे होते जा रहे हो, इसके लिए तुम्हारे शब्द जो है ना खराब होते जा रहे हैं।